नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान का जो लेसन नंबर राज्य सरकार है, जो कि लेसन नंबर मतलब तीसरा राजनीति विज्ञान का, वो हम पढ़ रहे थे। और राज्य सरकार के अंदर हमने सबसे पहले व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा। राज्य सरकार में सबसे पहले हमने व्यवस्थापिका का अध्ययन किया। व्यवस्थापिका में क्या था? राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक था कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के बारे में बात की थी। और अब आज का जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंदर राज्य के अंदर जो सर्वोच्च संस्था होती है वो होता है उच्च न्यायालय। तो आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, इनके जजों की नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए और इनके पास क्या कार्य और शक्तियां होती है। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार के अंदर हमने पढ़ा था कि मतलब कि केंद्र लेवल पर या पूरे देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जो सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है वो होती है उच्च न्यायालय, जिसको हम इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं। अब हमने वहां पर केंद्र सरकार में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हम देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। अब उच्च न्यायालय क्या होता है? तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, जिसका सर्वोच्च स्तर उच्चतम न्यायालय है। एकीकृत न्यायपालिका क्या सर्वोच्च जो न्यायालय होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तथा उसके पश्चात राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में जो कार्य करता है वो होता है उच्च न्यायालय। तो कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है वो तो होगा केंद्र लेवल पर, और ये उच्च न्यायालय जो होता है वो होता है राज्य के लेवल पर, सबसे सर्वोच्च संस्था होती है। तो सिंपल सी बात यही है कि सेंट्रल लेवल पर जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और राज्य लेवल पर जो सबसे बड़ी या सबसे ऊंची न्यायिक संस्था जो है वो है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मतलब कि अनुच्छेद 214 जो है वो क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, या यह भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर उनका एक उच्च न्यायालय हो, मतलब कि मिश्रित में एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। और भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में इनकी स्थापना की गई। और यह स्थापना हुई साहब 1862 के अंदर, 1862 के अंदर। कहां कहां हुई? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जो कि भारत के 3 महानगर है, वहां पर इनकी स्थापना हुई। और कब हुई? 1862 के अंदर। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय है। और वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत है? तो पूरे देश के अंदर 24 जो है उच्च न्यायालय अभी वर्तमान में कार्यरत है। उच्च न्यायालय का गठन कैसे मतलब गठित होते हैं उच्च न्यायालय? तो अनुच्छेद 217(1) के अनुसार, अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कहने मतलब कि अनुच्छेद 217(1) ये कहता है कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या उसके अन्य न्यायाधीश जो है उनकी जो नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसे करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो कैसे होती है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कॉलेजियम विधि व राज्यपाल के परामर्श के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किस किस के परामर्श के अनुसार? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तीनों एक ही चीज है। कॉलेजियम विधि जो मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो और कुछ 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को नाम देते हैं और उन नाम के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है, तो उसको कहते हैं कॉलेजियम विधि। कॉलेजियम विधि का भी पालन किया जाता है तथा राज्यपाल के परामर्श को भी माना जाता है। और इन तीनों के साझा
समर्थन से हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। फिर बाद में बात करते हैं अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो है ही है। फिर इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य का जो उच्च न्यायालय है वहां के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लिया जाता है तथा राज्यपाल का परामर्श लेकर इनकी नियुक्ति की जाती है। इसमें कॉलेजियम विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखना कि मुख्य न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति तो होती है सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, फिर कॉलेजियम विधि और फिर राज्यपाल का परामर्श, तीनों के आधार पर। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय की, उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य का उच्च न्यायालय है वहां का मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल, इन तीनों के परामर्श से अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये हमने राष्ट्रपति में पढ़ा भी था। तो ये था उच्च न्यायालय का गठन की, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। अब आगे हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 217(2) के अनुसार, अनुच्छेद 217(2) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो, या उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक अन्य न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह, मतलब एक वकील के रूप में उच्च न्यायालय या किन्हीं 2 अन्य न्यायालयों में वकालत कर चुका हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य माना जाता है, उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। कार्यकाल, तो अनुच्छेद 217(1) के अनुसार वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। सबसे पहली बात यह है कि 62 वर्ष तक की आयु तक उसका पद धारण रहेगा, मतलब कि वो पेंशन 62 वर्ष की आयु के बाद होती है। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगर बीच में कभी भी वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से मुक्त होना चाहे तो वो किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के आदेशानुसार हटा सकते हैं। अगर भारतीय संसद अपने दोनों ही सदन लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर राष्ट्रपति के आदेशानुसार उसको हटाना पड़ेगा। तो ये 3 जो है मुख्य बिंदु की 62 वर्ष की उम्र तक वह न्यायाधीश के पद पर रह सकता है, राष्ट्रपति को बीच में त्याग पत्र भी दे सकता है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के आदेशानुसार उसको हटा सकते हैं। फिर बात करते हैं उसकी शपथ की, तो अनुच्छेद 219 के अनुसार राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उसको शपथ लेनी पड़ती है। 219 जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा या तो उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। स्थानांतरण की बात करें, ट्रांसफर कैसे होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श करके उस न्यायाधीश का ट्रांसफर भी कर सकता है, स्थानांतरण भी कर सकता है। वेतन की बात करें तो अनुच्छेद 221 के अनुसार संसद विधि द्वारा इनके वेतन को फिक्स किया जाता है। किसके द्वारा? संसद विधि, संसद में कानून बनाकर इसके वेतन को फिक्स करते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपए मासिक मिलते हैं तथा अन्य न्यायाधीश जो है उनको 80,000। कहने मतलब कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 90,000 रुपीज मंथली, 90,000 रुपए मासिक मिलते हैं, और अन्य जो न्यायाधीश है उनको 80,000 मंथली, 80,000 रुपए मासिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रताएं, अब इन न्यायाधीशों को कुछ स्वतंत्रताएं भी दी गई है। तो स्वतंत्रताएं क्या है कि नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया होती है, इनकी निश्चित कार्यकाल होता है, संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं की जा सकती है। कहने मतलब अगर संसद में न्यायाधीशों के ऊपर केवल एक बात पर चर्चा की जा सकती है, उनके आचरण पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा न्यायाधीश से संबंधित दूसरी चर्चा नहीं होती है। अवकाश ग्रहण के बाद जहां कार्य कर चुका वहां निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद में जिस उच्च न्यायालय में
उसने कार्य किया है, वहां पर वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, एक वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो ये थी मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता। और ये संपूर्ण जो था उच्च न्यायालय का गठन था। और अब आगे हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां, कि क्या क्या कार्य ये करते हैं और किस प्रकार की शक्तियां इनको प्राप्त है। तो दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या है, क्या क्या ये कार्य करते हैं और किस किस प्रकार की इनको शक्तियां प्राप्त है। पहला है मूल और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। संसद या राज्य विधानमंडल के जो सदस्य है उनके निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है तो वो उच्च न्यायालय में जाएगा। दूसरा है राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद, या राजस्व इकट्ठा करने में कोई विवाद हो तो उसको भी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तीसरा है मौलिक अधिकार, वसीयत, विवाह विधि, किसी कंपनी के कानून संबंधी, या विवाह विच्छेद मतलब तलाक आदि के मुकदमे जो होते हैं वो उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन सा, मौलिक अधिकार, वसीयत, विवाह विधि, कंपनी कानून और विवाह विच्छेद जैसे मुकदमे। तो तीन प्रकार के मुकदमे बताए गए हैं। एक तो निर्वाचन संबंधी विवाद, किसके निर्वाचन संबंधी, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद हो तो वो उच्च न्यायालय में जाएगा। राजस्व एकत्रीकरण संबंधी, या फिर वसीयत, विवाह विधि, कंपनी कानून, विवाह विच्छेद या मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी मामले होते हैं वो उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। याचिका, रीट का जो अधिकारिकता है इसके पास वो कौन कौन सी है, तो अनुच्छेद 226 के अनुसार, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय भी वो 5 रीट लगा सकता है, जो रीट लगाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा, ये पांचों ही रीट जो है उच्च न्यायालय जो है लगा सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अब अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है उच्च न्यायालय के पास तीन प्रकार के हैं। पहला है सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। सिविल अपील में क्या आता है कि आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकारी आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील, कि अगर आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकारी जैसे मामले के विरुद्ध जिला जो न्यायालय है उसके विरुद्ध अगर अपील कर दी जाए उच्च न्यायालय में तो इनकी सुनवाई वहां पर होती है। यह है सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा है आपराधिक अपीलीय। अगर अपराधी को सेशन न्यायालय द्वारा 4 वर्ष का कारावास या मृत्यु दंड दिया हो तो उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। कि कोई भी नीचे का जो सेशन न्यायालय है उसने किसी अपराधी को 4 वर्ष का कारावास यानी जेल की सजा सुनाई है या फिर मृत्यु दंड दिया है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह है आपराधिक अपील का क्षेत्राधिकार। तीसरा है संवैधानिक अपील, कि संविधान की व्याख्या संबंधी प्रश्न पर या ऐसे मुकदमे जिनमें संविधान की व्याख्या संबंधी कुछ नियम टूट रहे हो तो ऐसे मामलों को भी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का हमारे पास अधिकार है। फिर चौथा है अभिलेख न्यायालय। इंपॉर्टेंट चीज है कि चौथा जो अधिकार है वो है अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 215 के अनुसार, अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। मतलब जो उच्च न्यायालय कह देता है वो सभी को मानना है तथा अवमानना पर दंड देने की शक्ति भी ये रखता है। अगर इनकी बात को नहीं माना जाता, इनके निर्णयों की पालना नहीं की जाती है तो दंड का प्रावधान भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 के अनुसार। दूसरा है उच्च न्यायालय के निर्णय जो है अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। उच्च न्यायालय जो भी डिसीजन लेंगे उसके अधीन जो भी न्यायालय है उनके लिए वो एक कानून है और उनकी पालना करना अनिवार्य है। तो कानून की तरह पालन किया जाता है उच्च न्यायालय के निर्णयों का, किसके द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा। प्रशासन संबंधी अधिकार, प्रशासन संबंधी क्या है, अपने अधीन न्यायालय के पत्रों निर्णय को मंगवा कर जांच पड़ताल करवा सकते हैं। तो उनके अधीन जो भी न्यायालय है वहां पर जो भी पत्र या निर्णय है उनको अपने पास मंगाकर उच्च न्यायालय जांच पड़ताल उस पर करवा सकते हैं। इसका कर्तव्य है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रत्येक कर्तव्यों का विधि के अनुसार पालन कर रहा है या नहीं। उच्च न्यायालय का यह भी कर्तव्य है
कि वो देख रेख रखे कि उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं वो अपने कर्तव्यों का या कानूनों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। किसी भी विवाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय को दे सकता है, और उच्च न्यायालय के पास ये ताकत भी है कि कोई भी विवाद है उसको एक न्यायालय से हटाकर उस न्यायालय में स्थानांतरित करवा सकता है, दे सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, छठी जो शक्ति है इसके पास है न्यायिक पुनरावलोकन की। वो क्या है, केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका को वैध या अवैध घोषित कर सकता है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की। कार्यपालिका या विधायिका जो है उनको वैध या अवैध घोषित करने का अधिकार भी किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास। तो यह है उच्च न्यायालय के मुख्य शक्तियां। वापिस समझिएगा कि मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के हैं। संविधान एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद हो तो, राजस्व अधिकरण एकीकरण संबंधी कोई विवाद हो तो, या मौलिक अधिकार वसीयत विवाह विधि कंपनी कानून विवाह विच्छेद आदि संबंधित मामले जो है वो उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। याचिका 5 रीट लगातार 226 के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अपीलीय क्षेत्राधिकार में सिविल अपीलीय, इसके अंदर आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकारी आदि मामलों को जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। आपराधिक अपीलीय, अगर अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय या कोई भी जो सेशन न्यायालय है उसके द्वारा 4 वर्ष का कारावास दे दिया गया हो या फिर मृत्युदंड दे दिया गया हो तो उसके विरुद्ध अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। संवैधानिक अपीलीय कि संविधान की व्याख्या संबंधी कोई प्रश्न उठता है किसी मामले में तो उसको भी हम उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय, क्योंकि इसके जो ये एक अभिलेख न्यायालय है इसलिए इसका निर्णय जो है उसके अधीनस्थ न्यायालय को कानून की तरह उनको पालना करनी पड़ेगी। प्रशासन संबंधी अधिकार, अपने अधीन न्यायालय के पत्रों निर्णयों को मंगवाकर जांच पड़ताल करवा सकता है। इसका कर्तव्य है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का ध्यान रखे कि वो कानून और निर्णयों का सही पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। किसी भी विवाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भी ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। तो दोस्तों ये थे 10th जो राजनीति विज्ञान के जो 3 लेसन है वो अपन ने पढ़े, जिसमें पहला हमने लोकतंत्र पढ़ा था, उसके बाद में हमने केंद्र सरकार, और आज जो है हमारा राज्य सरकार जो लेसन है ये भी समाप्त हुआ है। मुझे आशा है कि आपको ये राजनीति विज्ञान के सारे लेसन समझ में आए होंगे, और अगर वास्तव में आपको समझ में आए हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।